नमस्ते। स्वागत है आपका राजनीति विद्यार्थी के साथ। दामाद शब्द पारिवारिक रिश्तों में एक खास स्थान रखता है, जिसे अक्सर उच्च रखरखाव वाला और महंगा रिश्ता माना जाता है। लेकिन राजनीति में यह रिश्ता लाभकारी और प्रभावशाली होता है, जो परिवारों के भविष्य को आकार देने और राजनीतिक दिशा तय करने की क्षमता भी रखता है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक मुद्दों में बड़ा उलटफेर हुआ है। मैं आदित्य और हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लगभग 28 वर्षों से एनडीए और उसकी सहयोगी पार्टियां बिहार की मुख्य विपक्षी आरजेडी पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं। 25 जुलाई 1997 को जब चारा घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ वारंट जारी हुआ और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो पार्टी में किसी पर भरोसा न होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। उस दिन के बाद से उन पर लगातार वंशवाद, परिवारवाद और राजनीति को पारिवारिक व्यवसाय बनाने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने पर, जिसका अपना वंशवादी इतिहास है, ये आरोप और तीखे हो गए। हालांकि अब स्थिति पलट गई है और आरोप लगाने वाले स्वयं सवालों के घेरे में हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के उभरते नेता तेजस्वी यादव ने इस कहावत को चरितार्थ करते हुए कही कि 100 दिन सुनार की और 1 दिन लोहार की। नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तेजस्वी ने सुझाव दिया कि नीतीश जी को बिहार में दामाद आयोग और मेहरारू आयोग भी खोल देना चाहिए और शायद जीजा आयोग भी बना ही देना चाहिए लगे हाथों। उन्होंने इशारा किया कि नीतीश कुमार, जो कभी वंशवाद के कट्टर आलोचक थे, अब उसी राह पर चल पड़े हैं। उदाहरण के लिए चिराग पासवान के भांजे मृणाल पासवान को बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये लिस्ट सिर्फ यहाँ नहीं रुकी। इसके बाद जीतन राम मांझी के बेटे देवेंद्र मांझी उसी आयोग में उपाध्यक्ष बने हैं। इस तरह नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल चौधरी धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य नियुक्त हो गए हैं। अभी आप देखते जाइए, लिस्ट और भी लंबी है। ये नियुक्तियां केवल दामादों तक सीमित नहीं है। रश्मि रेखा सिन्हा, जो प्रधान सचिव दीपक कुमार की पत्नी है, उनको बिहार महिला आयोग के सदस्य बनाया गया है और आधिकारिक अधिसूचना में उनके पति का नाम छिपाया गया है, जिससे किसी को यह पता न लगे कि महिला आयोग के सदस्य जो प्रधान सचिव की पत्नी है। इसके अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा की जो बेटी है आध्या और सत्या झा, उनको सुप्रीम कोर्ट की लीगल काउंसिल में नियुक्ति मिली है, जिससे उनकी योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनका अनुभव अपेक्षाकृत कम है। उनसे कई ज्यादा अपेक्षाकृत अनुभवी लोग उस पद पर चयन नहीं कर पाए हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर पलटवार कर एक नई चीज को जन्म दिया है कि वंशवादी राजनीति में अब हर कोई डूबा है। बीजेपी ने कहा कि लालू यादव के परिवार को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री, बेटे पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरे बेटे और विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, और लालू यादव खुद मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं। उनकी बेटी मीसा भारती जो सांसद है, रोहिणी आचार्य दूसरी बेटी है, उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यानी हमाम में सब नंगे हैं। बिहार में कोई संदेह नहीं कि ये नियुक्ति और नामांकन क्यों हो रहे हैं, और ना ही किसी को इस प्रकार का भ्रम है कि यह कदम सर्वांगीण विकास के लिए हो गए। विकास है, लेकिन स्वयं का। सभी जानते हैं कि एनडीए या नीतीश कुमार को चुनावी कमजोरी जहां दिख रही है, वहां पर प्लास्टर, पीओपी और चूना लगाया जा रहा है। ये चूना जनता को लगता है या उनको खुद को, ये देखने वाली बात होगी। फरवरी में भी ऐसी कवायद हुई थी जब नीतीश ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 7 नए मंत्रियों को शामिल किया, जो सभी बीजेपी से थे। उनमें 4 ओबीसी थे, एक मोस्ट बैकवर्ड से था, एक राजपूत और एक भूमिहार था। यह संकेत था कि नीतीश कुमार की कैबिनेट का गणित संतुलित किया जाए। विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में कुल 36 सदस्य हो गए, जिसमें 30 पहले मंत्री थे, जिनमें बीजेपी कोटे के 21 व जेडीयू कोटे से 13 थे। निर्दलीय कोटे से 1 मंत्री। अब देखें तो 11 स्वर्ण, 10 ओबीसी, 7 मोस्ट बैकवर्ड, 5 दलित समुदाय से, 2 महादलित समुदाय से और एक मुस्लिम पठान शामिल है। ये जातिगत विश्लेषण दर्शाता है कि हर वर्ग को हिस्सेदारी दी गई है। ये हिस्सेदारी एक राजनीतिक रणनीति के तहत थी, जिसका नारा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी। यह नारा आपने राजनीति में खूब सुना होगा। जनगणना के अनुसार बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27.2% है और नीतीश कुमार की कैबिनेट में इस समुदाय की हिस्सेदारी अब 28% हो चुकी है। अनुसूचित जाति की आबादी 19.6% है और कैबिनेट में उसकी हिस्सेदारी 19% है। हालांकि
मोस्ट बैकवर्ड यानी अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी की आबादी 36% है, लेकिन कैबिनेट में उसकी हिस्सेदारी केवल 19% है। सामान्य वर्ग की आबादी 15.5%, लेकिन कैबिनेट में उनका दबदबा है और 31% है। बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव इतना है कि लाख उपाय करने के बावजूद भी यह समस्या लाइलाज बनी लगती है। नीतीश कुमार, जो कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे और जाति धर्म से उठकर वोट भी पाते थे, हर धर्म के हर समुदाय के वोट पाते थे, अब वो पुराने नीतीश नहीं रहे। एक समय था जब जेडीयू के 3 दिग्गज नेताओं के परिवार वालों को टिकट देने की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया था। भले ही पार्टी में विरोध हुआ, लेकिन नीतीश ने आरजेडी के जंगल राज और रंगदारी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी थी, उससे सुधार दिखा। बिहार की जनता ने उन्हें इस कारण वोट भी दिया। अप्रैल 2023 में उन्होंने आनंद मोहन की सजा खत्म करवा कर उनको जेल से रिहा करवाया, जिन्हें आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के आरोप में 2007 में फांसी हुई थी, लेकिन उसके बाद उस फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। सवाल यह है कि बिहार का वोटर क्या इन संकेतों को समझेगा, क्या करेगा? क्या उन्हें नजरअंदाज करेगा? बिहार की जाति का दबदबा ऐसा है कि इन कवायदों का असर कितना रहेगा यह कहना मुश्किल है। जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्म है और चुनाव से पहले यह कहा जा सकता है कि वंशवाद, दामादवाद, मेहरारूवाद, परिवारवाद ये सब बरसाती मेंढक है या बरसाती नदियां हैं जो जातिवाद के विशाल समुद्र में विलीन हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप बताइए हमें हमारी वीडियो कैसी लगी व अगला विश्लेषण किस मुद्दे पर किया जाए। धन्यवाद।